नमस्कार। अब हम आ गए हैं हिस्ट्री के अगले चैप्टर में। इसमें हम लोग पोस्ट गुप्ता पीरियड या वर्धन डायनेस्टी डिस्कस करेंगे। ये शुरू होती है 550 एडी से, चलती है 647 एडी तक। इसे पुष्यभूति या वर्धन डायनेस्टी बोलते हैं। ये थानेश्वर में ढूंढी गई थी, करनाल जिले में हरियाणा के पुष्यभूति ने ढूंढी थी 6वीं सेंचुरी की शुरुआत के समय। ये फ्यूडिटरी थे गुप्त राजाओं के, और इन्होंने हन इन्वेजन के बाद अपनी इंडिपेंडेंस मान ली थी। इनके पहले इम्पोर्टेंट रूलर थे इस डायनेस्टी के प्रभाकर वर्धन, जिन्होंने 580 से 605 एडी तक रूल किया। प्रभाकर वर्धन के बड़े बेटे राज्यवर्धन ने 605-606 एडी में रूल किया। उनको काफ़ी दिक्कत हुई सक्सेशन के समय, और ग्रहवर्मन जो कि एक मौखरी रूलर था कन्नौज का और पति था राज्यश्री का, जो राज्यवर्धन की बहन थी, उसको मार दिया देवगुप्ता ने, मालवा के राजा ने, जो कि शशांक, जो कि गौड़ का राजा था, नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल का एरिया जो गौड़ कहा जाता था, उसके साथ अलायंस था शशांक का देवगुप्ता के साथ, और उन दोनों ने मिलकर राजश्री के पति को मार दिया था। और कन्नौज उनके पास था और राजश्री उनके कब्जे में थी। राज्यवर्धन ने एक कैंपेन शुरू किया देवगुप्त के खिलाफ, उसको मारा, लेकिन अंत में शशांक ने 606 एडी में राज्यवर्धन को मार दिया, और राजश्री जो थी वो वहाँ से भाग के सेंट्रल इंडिया के जंगलों में पहुँच गई। राज्यवर्धन की मौत के बाद उनका छोटा भाई हर्षवर्धन, जिसको कि शिलादित्य भी कहते हैं, वो पुष्यभूति थ्रोन पे 606 एडी में पहुँचा, और इसके बाद से हर्ष एरा शुरू होती है। सबसे पहले हर्ष ने अपनी विधवा बहन राजश्री को बचाया विंध्यन जंगलों से, और वो अपने आप को आग में जला के मार देने वाली थी, तो हर्ष ने बचाया। इसके बाद कन्नौज से शशांक को भगाया। राज्यवर्धन को मारने के बाद से शशांक ने वहाँ पे राज शुरू कर दिया था। उसने कन्नौज को दोबारा एक जोड़ा, थानेश्वर के साथ एक बनाया, उसको अपनी नई राजधानी बनाया। इसकी वजह से नॉर्थ इंडिया का वो सबसे ताकतवर राजा बना। उसके बाद हर्षवर्धन उत्तर ईस्ट की तरफ बढ़ा, पूरब की तरफ, शशांक के खिलाफ लड़ने के लिए नॉर्थ बंगाल गौड़ में, और अपने भाई राज्यवर्धन और अपने ब्रदर इन लॉ ग्रहवर्मन की मौत का बदला लेने के लिए। इसमें हर्ष सक्सेसफुल नहीं हो पाए अपने पहले अटेम्प्ट में, लेकिन दोबारा जब वो फिर से गए तब शशांक की मृत्यु हो गई थी 637 एडी में। उस समय शशांक के एम्पायर को और मगध को, दोनों को हर्षवर्धन ने जीत लिया। इसके अलावा मैत्रक राजा जो थे वल्लभी के, ध्रुवसेन द्वितीय, उनको भी हराया हर्षवर्धन ने, और वेस्टर्न बाउंड्री की सिक्योरिटी अपनी पक्की की। अपनी बेटी को उसने ध्रुवसेना द्वितीय से शादी करवा दी, और ध्रुवसेना उसके फ्यूडिटरी बन गए। इसके अलावा जब वो दक्कन में गए तो पुलकेशिन द्वितीय, जो चालुक्य डायनेस्टी बादामी या बतापी वाली के राजा थे, उनसे उनकी हार हो गई। नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ। एक ही बार हर्ष अपने जीवन में हारे, वो ये युद्ध था जो पुलकेशिन द्वितीय से वो हारे थे। और चालुक्य रिकॉर्ड जो थे, जो पुलकेशिन द्वितीय की जीत की बात बोलते थे, वो कहते हैं कि नॉर्दर्न कंट्री जो है, जिसको कि वो लोग सकलोत्तर पृथ्वेश्वर कहते थे, पूरे नॉर्थ इंडिया का जो राजा था हर्ष, सकलोत्तर, सकल नॉर्थ, उसको उन्होंने हरा दिया। उसके कंट्रोल में नॉर्थ इंडिया, पूरा ईस्टर्न राजस्थान, गंगा वैली, आसाम तक, ये सब उसी के या तो अपने सीधे राज में आते थे या फ्यूडल वासल्स होते थे हर्ष के। हर्ष के डिप्लोमेटिक रिलेशन से चाइना के साथ भी 641 एडी में ताई सुंग, टैंग एम्परर का एक एनवॉय, और 3 और ऐसे ही मिशन, जिनमें से एक था हुआन सांग का मिशन, वो सब हर्ष के समय भारत आए। हुआन सांग 8 साल तक भारत में रहा, 635 से 643 एडी तक। हुआन सांग 2 इम्पोर्टेंट बातें हर्ष के समय की बताते हैं। कन्नौज और प्रयाग में होने वाली असेंबलियाँ। कन्नौज असेंबली 643 एडी में हुई थी,
और वो ह्वेनसांग के ही ऑनर में हुई थी, और महायान सेक्ट जो था बुद्धिज़्म का, उसको बढ़ावा देने के लिए। प्रयाग असेंबली 643-44 एडी में हुई थी। प्रयाग हर्षवर्धन रिलीजियस फेस्टिवल वहाँ पे होता था, हर 5 साल के अंत में वो मनाया जाना था गंगा जमुना सरस्वती के संगम स्थल पे। और कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि कुंभ की शुरुआत इसी से हुई थी। हर्ष शिव भगवान का, शैव धर्म का फॉलोअर था, लेकिन टॉलरेंट था हर धर्म के प्रति। ह्वेनसांग उसे एक लिबरल बुद्धिस्ट, महायान बुद्धिस्ट की तरह दिखाते हैं। ह्वेनसांग नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी उसके बारे में बताते हैं कि वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए बनी हुई थी, और 200 गांव का रेवेन्यू जो था हर्ष ने वो उसके लिए अलग कर रखा था। 647 में हर्ष की मौत होती है, और कोई उसके बाद उसका उत्तराधिकारी थ्रोन का नहीं होता है, और उसी का एक मिनिस्टर जो था अरुणश्व, वो हर्ष के यूसर्प कर लेता है उसके किंगडम को। हर्ष लर्निंग के पैटर्न थे, खुद भी राइटर थे। 3 संस्कृत प्ले उन्होंने लिखे हैं, नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इसके अलावा अपने आसपास लर्नेड मैन रखते थे, जैसे बाण भट्ट जिसने हर्ष चरित्र लिखी है, जो हर्ष की अर्लियर लाइफ के बारे में बताते हैं, और कादम्बरी जो कि एक लिटरेरी नॉवल है, ग्रेट लिटरेरी मेरिट है उसका, और भारतृहारी जिसने कि नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक 3 किताबें लिखी हैं, जिनको जोड़ के कहते हैं शतक त्राई। ये बहुत फेमस है भारतृहारी की किताब। तो 3 इम्पोर्टेंट लोग हैं, 2 इम्पोर्टेंट 3 राइटर हो गए, हर्ष, बाण और भारतृहारी। हर्ष गुप्ता की ही तरह अपना शासन करते थे, लेकिन अब हर्ष का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो और ज़्यादा फ्यूडल और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड हो गया था। इसके अलावा डेक्कन या साउथ इंडिया की कुछ स्टेट्स को भी देख लेते हैं उस समय की। इसमें सबसे पहली है चालुक्य वतापी या बादामी के। उन्होंने 543 से 755 एडी तक राज किया। वकातक पावर को उन्होंने सक्सीड किया। चालुक्य ने अपनी राजधानी वतापी बादामी में की, जो कि बीजापुर जिले में आती है कर्नाटक के। पुलकेशिन द्वितीय इसके एक इम्पोर्टेंट राजा हैं। उन्होंने 609 से 642 एडी तक राज किया, और उन्होंने हर्ष जो कि दक्कन पर राज करना चाहता था उसको भी हराया। आइहोली में एक इंस्क्रिप्शन है, वो रवि कीर्ति ने लिखा है, वो भी इसी बारे में बताता है। उसने पर्शियन राजा खुसरो द्वितीय के पास, पुलकेशिन के ही समय में रवि कीर्ति ने आइहोली इंस्क्रिप्शन लिखा, और पुलकेशिन ने ही खुसरो राजा जो था खुसरो द्वितीय, उसके पास 625 एडी में एम्बेसडर भेजा, और एक वहाँ से भी एम्बेसडर यहाँ आया। ह्वेनसांग भी पुलकेशिन के चालुक्य किंगडम में आए। पल्लव राजा नरसिम्हा वर्मन महामल्ल जो थे, उन्होंने चालुक्य किंगडम इन्वेड किया, पुलकेशिन द्वितीय को मारा और वतापी कैप्चर भी कर लिया, और इसी की वजह से उन्होंने वतापी कोंडा या कॉन्करर ऑफ वतापी का टाइटल ले लिया। 757 एडी में चालुक्यों को उनके फ्यूडिटरीज ने हरा दिया। उनके जो फ्यूडिटरी थे राष्ट्रकूट, उन्होंने हरा दिया इनको। वेसर या डेक्कन स्टाइल का जो आर्किटेक्चर है वो चालुक्यों ने ही शुरू किया था टेम्पल्स में, और इसका कल्मिनेशन जो था वो राष्ट्रकूट या होयसल राजाओं के समय पे आया। इसके अलावा चालुक्यन मंदिर के स्पेसिमेंट्स जो हम लोग को कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं, वो है वेसर स्टाइल के जिनेंद्र या मेगुती मंदिर, जो रवि कीर्ति ने आइहोली में जिस पे इंस्क्रिप्शन लिखा वो मंदिर। विष्णु मंदिर जो आइहोली में है, वो लद खान मंदिर जो सूर्य भगवान के लिए समर्पित है आइहोली में जो है। दुर्गा मंदिर जो आइहोली का है। आइहोली को पूरे को ही टाउन ऑफ टेम्पल्स कहते हैं, वहाँ पे करीब 70 ऐसे मंदिर हैं। फिर नगर स्टाइल के जो इन्होंने मंदिर बनवाए उनमें है पापानाथ मंदिर जो पत्तड़कल में है, और द्रविड़ स्टाइल के जो कुछ मंदिर हैं जैसे कि विरूपक्ष मंदिर या संगमेश्वर मंदिर जो कि दोनों पत्तड़कल में है। आइहोली, पत्तड़कल, बादामी, हम्पी ये सब आसी पास में जगहें हैं। हम्पी अलग काल का है, और ये मंदिर जो हैं ये अलग काल के हैं। फिर पल्लव हैं कांची के, वो उन्होंने 575 से 897 एडी तक राज किया। उनकी ओरिजिन के बारे में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं।
वो शायद कोई लोकल ट्राइब थे जिन्होंने वहाँ पे तोंडई मंडलम एरिया, जो लैंड ऑफ क्रीपर्स का जो एरिया था, वहाँ पे अथॉरिटी इस्टेब्लिश की, या फिर वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल हिंदू थे जिनकी वो लोग कांची में अपनी कैपिटल बनाते हैं और ब्राह्मणिकल हिंदू हैं। चालुक्य और पल्लव दोनों ही अपनी सुप्रीमेसी बनाना चाहते हैं कृष्ण और तुंगभद्र नदियों के दोआब के बीच की जमीन पे। पल्लव राजा नरसिम्हा वर्मन, जिसने 630 से 668 एडी तक राज किया, उसने चालुक्य राजधानी वतापी जीत ली 642 एडी में, और वतापी कोंडा नाम अपना रखा, महामल्ल भी उसे कहते थे। पल्लव राजाओं ने साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन कल्चर पहुंचाने में बहुत पिवटल रोल अदा किया। 8वीं सेंचुरी में पल्लव इन्फ्लुएंस जो था वो कंबोडिया में पहुंच चुका था। पल्लव जैसे शिखर मंदिर बनाते थे वैसे जावा, कंबोडिया और अन्नम में आज भी देखने को मिलते हैं। पल्लव ने द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर शुरू किया था, जिसका कल्मिनेशन चोला राजाओं के समय पे हो पाया। उनका जो टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट था द्रविड़ स्टाइल का, उसके 4 स्टेजेस हम लोग देख सकते हैं जो 4 राजाओं के समय पे दिखते हैं। उसमें है महेंद्र वर्मन ग्रुप है, जो महेंद्र वर्मन प्रथम राजा थे 600 से 630 एडी तक, उनके बनाए हुए मंदिरों में दिखता है। जैसे भैरव कोंड मंदिर है आरकोट जिले में, उत्तरी आरकोट जिले में। अनंतेश्वर मंदिर है उंडावली गुंटूर जिले में। इसके अलावा ये उंडावली जाने आपको जब अमरावती के रास्ते में मिलता है। फिर महामल्ल ग्रुप है जिसमें नरसिम्हा वर्मन प्रथम राजा थे, महामल्ल जिन्हें अपने आप को वो बोलते थे, जिनने 630 से 668 एडी तक राज किया और 642 एडी में उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को मारा। इसमें मंडप मंदिर या रथ मंदिर हैं, जिसमें सप्त पगोड़ा ममल्लपुरम या महाबलीपुरम में जो है वो इन्होंने बनवाए। फिर राजसिम्हा, जो कि नरसिम्हा वर्मन द्वितीय, जिन्होंने अपने आप को राजसिम्हा कहा, जिन्होंने 680 से 720 एडी तक राज किया, उनके द्वारा बनवाए हुए मंदिर आते हैं, जिसमें है कैलाशनाथ और वैकुंठ पेरुमल मंदिर, दोनों जो कि कांची में है। और जो शोर टेम्पल है ममल्लपुरम का, वो भी राजसिम्हा ग्रुप का है। ममल्लपुरम का शहर का नाम नरसिम्हा वर्मन प्रथम ममल्ल के नाम पे होगा, लेकिन ये मंदिर राजसिम्हा ग्रुप का है। फिर है अपराजित ग्रुप, जो नंदी वर्मन या अपराजित ने बनवाए। ये 879 से 897 एडी तक लेटर राजा हैं ये पल्लवों के। उन्होंने बनवाए मुक्तेश्वर, मतंगेश्वर दोनों मंदिर कांची में, और परशुरामेश्वर मंदिर गुडीमल्लम में। इसके अलावा पल्लव राजाओं ने कंट्रीब्यूशन इसमें भी काफ़ी किया कि जो स्कल्पचर साउथ इंडिया में था, ज़्यादातर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का ही है। इसमें टिपिकल ऑर्नामेंटेशन जो होता था डेक्कन स्कल्पचर में, उसको नहीं अडॉप्ट किया गया। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डिसेंट ऑफ द गैंजेस या अर्जुनास पेनेंस, जो ममल्लपुरम में है। फिर पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी और उनके फाउंडर्स की एक लिस्ट एक बार देख लेते हैं। जो वतापी के चालुक्य हैं, उनके फाउंडर का नाम है जयसिम्हा। तलक्कड़ के गंगा राजाओं के फाउंडर का नाम है कोंकणी वर्मन, कोंकणी जिससे कोंकणी शब्द आता है, कोंकणी वर्म। फिर मगध गुप्त राजा में श्रीगुप्त देख चुके हैं। वनवासी के कदम राजाओं में मयूर शर्मन। फिर गौड़ के राजाओं की शुरुआत शशांक ने की है, और थानेश्वर की राजाओं की पुष्यभूति ने। लेटर गुप्ता जो है मगध या मालवा के, उनके फाउंडर हैं कृष्णगुप्त। मैत्रक राजाओं के जो वल्लभी में जिनकी राजधानी थी भत्तर्क। मौखरी राजा जिनकी कन्नौज में राजधानी थी, उनके फाउंडर हैं यज्ञवर्मन। और जो पल्लव राजा हैं कांची के, उनके फाउंडर हैं सिंहवर्मन। फिर मदुरई के जो पांड्या राजा हैं, उनके फाउंडर हैं कोडुंगोन। और वकातक राजा जो हैं विंध्य शक्ति के, वकातक राजाओं के फाउंडर हैं विंध्य शक्ति। इसके बाद मेडिवल इंडिया शुरू होता है। ये शुरू होता है 650 से लेके 1206 एडी तक। इसमें सबसे पहले हर्षवर्धन है, और राजपूत जो हैं पावरफुल इसमें दिखाई देते हैं पूरे नॉर्थ इंडिया में। और 500 साल तक 7वीं सेंचुरी से ही राजपूतों ने भारत पर शासन किया। 10 इम्पॉर्टेंट राजपूत किंगडम इस समय के हैं। चौहान या चहमन दिल्ली अजमेर के, वो 7वीं से लेके 1192 तक रहे। उनके फाउंडर थे वासुदेव और इनकी राजधानी थी दिल्ली।
फिर प्रतिहार या परिहार राजा हैं कन्नौज के, जिन्होंने 730 से 1036 AD तक राज किया। इनकी अवंती या कन्नौज राजधानी थी और इनके फाउंडर थे नागभट्ट प्रथम। इसके अलावा पवार या परमाल मालवा के राजा हैं, जिन्होंने 790 से 1150 AD तक राज किया। इनकी राजधानी थी उज्जैन या धर और इनके फाउंडर थे सीक द्वितीय या श्रीहर्ष। फिर चालुक्य या सोलंकी राजा हैं काठियावाड़ के, उन्होंने 942 से 1187 तक राज किया और अनिलवाड़ा जो इनकी राजधानी थी और इनके फाउंडर थे मूलराज प्रथम। फिर राष्ट्रकूट राजा हैं मलखेड़ के, 752 से 973 AD तक इन्होंने राज किया। मालखंड या मान्य खेत इनकी राजधानी थी और इनके सबसे फाउंडर थे दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय। चंडेल राजा हैं जीजा भुक्ति के, इन्होंने 831 से 1202 तक राज किया। खजुराहो महोबा कलिंजर इनकी राजधानी थी और इनके फाउंडर थे नानुक चंडेला। कलचुरी राजा हैं या है हया राजा जिन्हें बोलते हैं छेदी के, इन्होंने 850 से 1112 AD तक राज किया। इनकी राजधानी थी त्रिपुरी और इनके फाउंडर थे कोक्कल प्रथम। फिर हैं ये त्रिपुरी माने जबलपुर, छेदी माने ये उड़ीसा के आसपास के एरिया के। फिर गढ़वाल या राठौड़ राजा हैं कन्नौज के, उन्होंने 1090 से 1194 तक राज किया। कन्नौज इनकी राजधानी थी और चंद्रदेव इनके फाउंडर थे। फिर तोमर राजा हैं जो हरियाणा और दिल्ली के पास रहते थे, इनकी राजधानी थी धिल्लिका। फिर गुहलोत या सिसोदिया राजा हैं मेवाड़ के, जिन्होंने 8वीं शताब्दी से 1930 तक राज किया। चित्तौड़ उनकी राजधानी थी और बप्पा रावल या हमीर प्रथम इनके फाउंडर थे। इसके बाद ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल एक है इंडियन हिस्ट्री में बड़ा इम्पोर्टेंट, जो 8वीं सेंचुरी के अंत में मतलब 790 के करीब में होता है। पाल राजा इसमें ईस्ट में है बंगाल के एरिया में, गुर्जर प्रतिहार उत्तर में है यूपी के एरिया में और राष्ट्रकूट राजा हैं दक्कन में। ये तीनों जो हैं वो लड़ाई लड़ते हैं इस पूरी सेंचुरी में और इसमें इनकी इच्छा होती है कन्नौज जो फर्रुखाबाद ज़िले में आता है उसको जीतना, जो कि सॉवरेनिटी का सिंबल बन चुका है इस समय तक। अब पाल राजाओं की बात कर लेते हैं, इनमें 3 में से सबसे ज़रूरी हैं। गोपाल इनके फाउंडर थे, 750 AD से ये चल रही है। इनकी राजधानी मुद्दगिरी या मुंगेर बिहार में है। इनके गोपाल के बेटा धर्मपाल जिसने 750 से 810 तक राज किया, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी भी रिवाइव की और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की। पाल डायनेस्टी के बाद सेन डायनेस्टी है बंगाल की और जयदेव ने जो गीत गोविंद लिखी है वो लक्ष्मण सेन जो सेन डायनेस्टी के राजा थे उन्हीं के पोएट थे। इसके अलावा प्रतिहार राजा हैं जिन्होंने 730 से 1036 AD तक राज किया। इनको गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं क्योंकि ये गुजरात या साउथ वेस्ट राजस्थान से ओरिजिनेट होते हैं। इनके ज़रूरी राजा हैं भोज या मिहिर भोज जिन्होंने 836 से 882 AD तक राज किया। वो विष्णु के डिवोटी थे और आदि वरहा का टाइटल उन्होंने अडॉप्ट किया था। इसके अलावा फिर हैं राष्ट्रकूट राजा जिन्होंने 752 से 973 AD तक राज किया। इनके सबसे इम्पोर्टेंट राजा हैं इनके फाउंडर दंती दुर्ग जिन्होंने मालखेड़ या मालखंड में अपनी राजधानी जो कि आज के गुलबर्गा कर्नाटक में पड़ती है। इसके अलावा गोविंद तृतीय जिन्होंने 793 से 814 तक राज किया और उनके सक्सेसर अमोघ वर्ष जिन्होंने 814 से 878 तक राज किया, 64 साल तक राज किया। वो सबसे ज़रूरी हैं और वो लिटरेचर और रिलीजन के अच्छे पैटर्न थे। उन्होंने भी एक किताब लिखी थी कवि राजमार्ग जो कि कन्नड़ में सबसे अच्छी पोइटिक्स की किताब है, सबसे पुरानी में से एक है। कैलाश का जो टेम्पल है एलोरा में वो भी एक राष्ट्रकूट राजा ने ही बनवाया था। वो सिंगल रॉक का टेम्पल है, वो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। इसके अलावा उस समय के दूसरे ज़रूरी रूलर हैं पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने 1178 से 1192 तक राज किया दिल्ली आगरा के एरिया में और तराई का पहला युद्ध लड़ा 1191 में मोहम्मद गोरी के साथ जिसमें कि गोरी हार गए और फिर तराई का दूसरा युद्ध लड़ा 1192 में गोरी के साथ, लेकिन पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गए और बाद में उनको मार भी दिया गया और जो दिल्ली की शासन था वो मोहम्मद गोरी के हाथ में आ गया। तराई का युद्ध बहुत सिग्निफिकेंट है पॉलिटिकल सीन में क्योंकि इसके बाद मुस्लिम रूल नॉर्थ इंडिया में शुरू हो गया था और फिर साउथ में भी पहुंचा कुछ सेंचुरीज बाद।
इसमें और दूसरे एक ज़रूरी राजा हैं जयचंद गढ़वाल के राठौड़ राजा हैं। 1169 से 94 तक इन्होंने राज किया। अंतिम राजपूत राजा हैं, इनको मोहम्मद घोरी ने मारा चंदावर के युद्ध में। ये 1194 का युद्ध है। इसके बाद राणा कुंभा सिसोदिया राजा हैं मेवाड़ के। उन्होंने 1433 से 1468 तक राज किया। उन्होंने मोहम्मद खिलजी को हराया और टावर ऑफ विक्ट्री या विजय स्तंभ चित्तौड़ में उस जीत के बाद बनवाया। इनके बाद इनके सक्सेसर थे राणा सांगा, जिनका असली नाम था राणा संग्राम सिंह, और फिर उनके बाद राणा प्रताप, जो मेवाड़ के बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। उसके बाद अमर सिंह। फिर ये सेलिएंट फीचर राजपूताना किंगडम के जो हैं कि ये लगातार इन्वेजन से बचे रहे। यहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड था, प्राउड वॉरियर्स थे, और कई मंदिर इन्होंने बनवाए, जैसे खजुराहो एमपी में जो मंदिर हैं, लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है, सूर्य मंदिर कोणार्क का, जगन्नाथ मंदिर पुरी का, दिलवाड़ा मंदिर आबू का, ये सब इनके बनवाए हुए हैं। इनका डिक्लाइन का कारण है कि ये यूनाइटेड नहीं रहते थे, दूरदर्शी नहीं थे, कास्ट सिस्टम एक समस्या थी, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इनकी उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं हो पाए। साउथ इंडिया में चोला और अन्य राजा उस समय जो थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। 850 से 1269 879 तक इन्होंने राज किया है। इनकी राजधानी थी तंजौर या गंगईकोंड चोलपुरम में। इनके फाउंडर थे विजयालय, जो फ्यूडिटरी थे पल्लव राजाओं के। उसने तंजौर जीता 850 एडी में। सबसे महान चोला राजा थे राजा, जिन्होंने 985 से 1014 एडी तक राज किया, और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने 1014 से 1044 एडी तक राज किया। राजा ने बृहदीश्वर या राजेश्वर मंदिर बनवाया था, जो कि शिव के लिए बना था तंजौर में। राजेंद्र प्रथम ने उड़ीसा को कॉन्कर किया, बंगाल, बर्मा, अंडमान निकोबार पूरा एरिया जीता, और इनके ही समय पे चोला डायनेस्टी अपने जेनिथ पे थी। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोला का नाम रखा और एक शहर भी बनवाया, गंगईकोंड चोलापुरम। चोला डायनेस्टी के अंतिम राजा थे राजेंद्र तृतीय। सेंट्रल अथॉरिटी राजा ही होते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मदद करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेटिक था। कई मंडल या प्रोविंसेस में एम्पायर बटा हुआ था, और वो और छोटे वलनाडु में या कमिश्नरीज में बटे थे मंडल, और वो वलनाडु छोटे नाडु या डिस्ट्रिक्ट्स में बटे थे, और हर एक नाडु और छोटे ग्रुप्स ऑफ विलेजेस या कुर्रम में बटा हुआ था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है बेसिक फीचर था एडमिनिस्ट्रेशन का चोल राजाओं का। लैंड रेवेन्यू और ट्रेड टैक्स मेन सोर्स था इनकम का, और जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था इस समय का वो द्रविडियन था, जैसे कि कैलाशनाथ मंदिर जो कांचीपुरम का है वो। एक इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इमेज मेकिंग, जो डांसिंग फिगर ऑफ शिवा या नटराज में दिखाई देती है। फिर कंबना, जिसने रामवतरम लिखी है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर हैं तमिल पोएट्री के। उन्होंने रामायण भी लिखी है, जिसे कंब रामायण कहते हैं, कंबना रामवतरम। इसके अलावा कंबना, कुत्तना और पुगलेंडी, ये तीनों को 3 जेम्स ऑफ तमिल पोएट्री कहते हैं। कंबना, कुत्तना और पुगलेंडी, ये तीनों चोल राजाओं के समय समकालीन हैं। इसके अलावा फिर जो मंदिर हैं, जो विमान है, उसमें वो एक टॉल पिरामिडल टावर होता है, और पूरा स्ट्रक्चर जो है श्राइन का उसके ऊपर। फिर एक गोपुरम होता है, गेट्स और गर्भगृह जो बिल्कुल सेंट्रल हॉल है। इस तरह के मंदिरों का सबसे अच्छा स्पेसिमेन है विजयालय, चोलेश्वर, नागेश्वर और कोरंगनाथ और मुवरकोवित मंदिर। अन्य किंगडम साउथ के उस समय के हैं वेस्टर्न या लेटर चालुक्याज, कल्याणी के, कर्नाटक के, जो 973 से 1200 एडी तक राज करते हैं। इनके फाउंडर हैं तैलप द्वितीय। इसके अलावा ककातिया, जो वारंगल आंध्र प्रदेश से राज करते हैं, और प्रोल राज द्वितीय इनके फाउंडर हैं। इन्होंने राज किया 1110 से 1326 एडी तक। यादव राजा, जिन्होंने 1187 से 1312 एडी तक राज किया, वो देवगिरी राजधानी महाराष्ट्र से राज करते थे, और भिल्लम 5th उनके फाउंडर थे।
होयसल राजा जिन्होंने 1173 से 1342 एडी तक राज किया, उनकी कैपिटल थी द्वार समुद्र कर्नाटक में, और वित्तिक देव या विष्णुवर्धन उनके फाउंडर थे। होयसलेश्वर का जो मंदिर द्वार समुद्र मॉडर्न हालेबिड में है, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है होयसल आर्ट का। इसके बाद हम लोग सल्तनत पीरियड में आ जाते हैं, वो इस बार नहीं करेंगे, अगले वाले में। धन्यवाद।